हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का टारगेट स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास, मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन। हाँ जी, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बाल विकास, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र से संबंधित 100 क्वेश्चन। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। लगभग हम 500 जो है क्वेश्चन सवाल लेके आएंगे मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र से। और पहली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन रखे हैं, दूसरी में हम भी 100 ही रखेंगे। तो टारगेट स्टडी विद अजय के साथ आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह है। हाँ जी, तो ये कथन है हमारा जो गेट्स का। हाँ जी, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था? ये गेट्स ने कहा था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। हाँ जी, बालक कब सीखना शुरू करता है? तो बालक सीखना शुरू करता है अपने जन्म से ही। कब से शुरू करता है? ऑप्शन 4, अपने जन्म से ही बालक सीखना शुरू करता है। प्रश्न 3 पे चलते हैं। समता के विकास का दूसरा नाम है। तो समता के विकास का दूसरा नाम है कौशल विकास। हाँ जी, क्या है दोस्तों? कौशल विकास। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। हाँ जी, ये मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। क्या बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं होता? हाँ जी, कौन सा जो कथन है वो 3 जो संबंध बताए गए हैं रायबर्न के द्वारा वो फॉलो नहीं किए जाते? तो इसमें होगा शिक्षक और विषय में संबंध। हाँ जी, कौन सा नहीं है? शिक्षक और विषय में संबंध। आगे चलते हैं। अधिगम से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 6। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। हाँ जी, सीखना क्या है? सीखना ही तो अधिगम है। और अधिगम सीखने से क्या करता है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम का जो प्रतिफल है वो है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? तो किशोर अवस्था का जो लक्षण नहीं है व्यवहार में स्थिरता। अगर हम बात करें किशोर अवस्था जो मानी गई है 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच के जो बालक होते हैं उन्हें किशोर अवस्था में रखा गया है। उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अस्थिरता की समस्या होती है, बिल्कुल होती है। संवेगात्मक समस्याएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर जो नहीं होता वो है व्यवहार में स्थिरता। व्यवहार में स्थिरता नहीं रहती किशोर अवस्था में। वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं हमसे हम दरख्वास्त करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 8 है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को क्या मदद करता है? इसका ऑप्शन है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बिल्कुल। बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बिल्कुल। बच्चों के चरित्र निर्माण में, हाँ जी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है आत्मनिरीक्षण विधि। कौन सी नहीं है? आत्मनिरीक्षण विधि। बाकी प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि और निरीक्षण विधि ये सभी की सभी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तु विधियाँ हैं। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में मूल वृद्धि संवेग से मेल नहीं खाती? हाँ जी, किससे मेल नहीं खाती? वह संवेदना आश्चर्य। किससे मेल नहीं खाती मूल वृद्धि संबंध संवेग? तो वह संवेदना आश्चर्य। इसी प्रकार आगे चलते हैं। संवेद जो सामान्यतः सुख देता है, संवेद जो सामान्य सुख देता है क्या कहलाता है? आत्माभिमान। आत्म अभिमान जो है वो क्या, उसमें जो आदमी जो बालक आत्म अभिमान के बारे में सोचता है तो उसमें एक अलग ही क्या उसको महसूस होता है? सामान्यतः सुख महसूस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो इसमें से अमूर्त स्थायी भाव है आदर। कौन सा है? आदर। हमें दिख नहीं रहा सामने वाला हमारा आदर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम और 3 ऑप्शन देखें, निवास स्थान इसमें मूर्त है, क्रोध में भी मूर्त है और पशु तो दिखेगा ही मूर्त है, लेकिन अमूर्त क्या है? आदर। आगे बढ़ते हैं।
किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना किसका उदाहरण है? तो किसी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना निष्क्रिय सहानुभूति है। कौन सी है भाई, कौन सी है छात्रों? निष्क्रिय सहानुभूति है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, स्टेनहेल के अनुसार, जिनका ऑप्शन है हम सीधा आंसर ही बता रहे हैं। स्टेनहेल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। या ये भी आ सकता है कि स्टेनहेल ने किशोर अवस्था के बारे में अपनी क्या परिभाषा दी है, या ये भी आ सकता है कि स्टेनहेल के किशोर अवस्था के बारे में क्या कथन थे। तो कथन थे किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? तो तीव्र समायोजन। हाँ जी, शारीरिक विकास होता है किशोर अवस्था में, मानसिक विकास होता है, समूह का महत्व समझता है किशोर, लेकिन तीव्र समायोजन वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता जल्दी से। आगे है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो थकावट और बीमारी जैसे जो कारक हैं वो मुख्य रूप से बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? या सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। किसने दी है दोस्तों? वुडवर्थ ने। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? तो सीखने के संबंध में जो सही नहीं है वो है सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम सीखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। चाहे हम पेंटिंग बनाना हो, उसका भी कोई उद्देश्य होगा सीखने के लिए कि भाई क्लास में फर्स्ट आना है। या हम कार चलाना सीख रहे हैं तो उसका भी एक उद्देश्य है कि हम अपनी फैमिली को घुमाएंगे। या साइकिल चलाना भी, कि भाई गर्ल्स क्या है साइकिल चलाना सीख रही है तो उनका भी एक उद्देश्य होता है कि वो पैदल ना जाके साइकिल से बाज़ार या स्कूल जाएँ। तो सीखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसमें दिया है संबंध नहीं है, तो वो ऑप्शन तीसरा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? हाँ जी, थॉर्नडाइक ने 3 दिए थे, जो मुख्य नियम दिए थे 3 दिए थे। तो इसमें से पूछा गया है इनमें से कौन सा है? तो अभ्यास का नियम है। मुख्य नियम कौन सा है? थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम। आपको बता दें, जो हमारी पिछली वीडियो है इसमें हमने थॉर्नडाइक के बारे में विस्तार से बताया गया है, आप सर्च कर सकते हैं मनोविज्ञान के नियम में। तो हमने थॉर्नडाइक जो उसने बिल्ली पर प्रयोग किए थे वो भी हमने विस्तार से बताया गया है। उसमें 3 मुख्य नियम थे उसमें बताया गया है, और जो 5 गौण नियम थे थॉर्नडाइक के उनके बारे में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा अभ्यास का नियम 2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? तो प्रभावी जो अधिगम है उसका अवरोधक नहीं है अधिगम परिस्थिति। कौन सा नहीं है दोस्तों? अधिगम परिस्थिति। तो हम बात करें कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? तो कंप्यूटर की जो सबसे जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? हाँ जी, सहायक TLM, जो TLM होता है उसके बारे में बता रहे हैं इस क्वेश्चन में। एग्जाम में पूछ रहा है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाटक, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण। तो कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? तो वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्योंकि नाटक है, नाटक में दोनों की इंद्रियां हैं, सक्रिय रहेगी देखने वाले की, श्रव्य भी और दृश्य भी। प्रदर्शन में भी हमारी दृश्य रहेगी और क्षेत्र भ्रमण में तो रहेगी। तो इसमें कौन सा होगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है संबंधित गतिविधि में सहायक सामग्री नहीं है। कक्ष में संप्रेरण का प्रकार है। तो कक्ष में जो संप्रेरण होता है शाब्दिक अंत्यक्रिया, अशाब्दिक अंत्यक्रिया। ऑप्शन 3 A और B दोनों। हाँ, तो इसमें जो होगा दोनों होगा। जब कक्षा के अंदर हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब कक्षा के अंदर कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसमें जो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह का संप्रेरण कम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। आगे चलते हैं, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है।
अनुदेशन के बारे में बताया गया है। इसका जो प्रणाली उपागम है वो है समस्या केंद्रित। क्या है दोस्तों? समस्या को केंद्र में रखना, अनुदेशन देना। आगे चलते हैं। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, हाँ जी। कार्यशैली विधि, बिल्कुल जी, कार्यशैली विधि भी आएगी उसके अंदर। विचार गोष्ठी विधि, ये भी आएगी। तो ऑप्शन 4 इसमें सही है। उपयुक्त सभी विधि समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। नेक्स्ट है, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो समायोजन के संबंध में जो सही नहीं है हम बताएंगे उसमें। अगर हम बात करें, यह संतुलन प्रदान करता है, हाँ जी। समायोजन बिल्कुल करता है संतुलन प्रदान, ये सही है। यह समस्या का समाधान करता है, समायोजन समस्या का समाधान भी करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, बिल्कुल घिरा रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, नहीं, ये गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। तो क्या आएगा इसमें? समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन तीसरा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आगे बात करते हैं हम। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है। जो पर्यावरण के कारक हैं उनमें से कौन सा अधिगम को प्रभावित करता है? तो अधिगम को जो प्रभावित करता है सबसे अधिक, इसमें हम अगर ऑप्शन की बात करें तो वो है सामाजिक परिवेश। सीखने को क्या है, जो सामाजिक परिवेश है वो प्रभावित करता है। अब कहने लगे कि आपकी सामाजिक परिवेश कैसे प्रभावित करेगा? तो आप देख लीजिए कि अगर हम पहाड़ों पर रहने लगे तो, और वहाँ पर कहा जाए कि आप कार सीखे या कुछ और साइकिल सीखे, तो बहुत दिक्कतें आएंगी। एक तो वहाँ कार लेके जाना पहाड़ों पर, और फिर वहाँ पे सड़कें नहीं होगी, तो सामाजिक, और फिर जो हमारा वहाँ रहने सहने का ढंग है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं जो अधिगम को प्रभावित करता है। माहौल प्रभावित जरूर करता है, हर चीज़ को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? हाँ जी, सहनशीलता, बिल्कुल। जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो सहनशील होगा, बिल्कुल होगा। आत्मविश्वास, बिल्कुल, आत्मविश्वास से वो भरा रहता है जो स्वस्थ व्यक्ति होता है। संवेगात्मक परिपक्वता, उसके अंदर संवेगात्मक परिपक्वता होती है। जो अपने संवेग है उन पर वो कंट्रोल रखता है, सभी प्रकार के संवेग पर। तो जो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर सहनशीलता होती है, आत्मविश्वास होता है और संवेगात्मक परिपक्वता होती है। ऑप्शन 4 ये सभी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन ए, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। बिल्कुल पहला ही इसमें जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? हम कक्षा में क्या कर रहे हैं, परस्पर बच्चों से, बालकों से संवाद कर रहे हैं, तो उसमें क्या उभर के आना चाहिए ये बताया गया है। विवाद, बिल्कुल नहीं, विवाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बालक और शिक्षक के बीच में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। सूचना तो उभर के नहीं आ सकती, ये भी नहीं होगा। तर्क वितर्क नहीं, ये भी नहीं उतारना चाहिए। मेन है कक्षा में परस्पर संवाद से जो उभर कर आना चाहिए वह विचार कैसे हैं, किसी वस्तु को लेकर, किसी पाठ को लेकर क्या शिक्षा मिलती है, ये सब चीज़ को देखते हैं। तो क्या उभर के आना चाहिए किसी कक्षा के अंदर? परस्पर संवाद में एक विचार उत्पन्न होने चाहिए। आगे बात करते हैं। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। एक छात्र है और वो विद्यालय में जाता है और विद्यालय में वो सभी क्लासें पास कर लेता, तो क्या उपलब्धि उसको मिलती है, क्या वो प्राप्त करके लेके जाता है? कागज़ का एक टुकड़ा जो रिजल्ट है वो तो हर कोई लेके जाता है, डिग्रियाँ भी हर कोई लेके जाता है, मार्कशीट लेके जाता है, लेकिन वो मेन चीज़ क्या लेके जाता है? तो वह है संप्रत्यय, बुद्धि में विकास, रुचि और अभिप्रेरणा, एक मोटिवेशन, ये सब चीज़ लेके जाता है। जो उपलब्धि है छात्र की विद्यालय में उपलब्धि इन्हीं पर निर्भर करती है। आगे बात करते हैं। बुद्धि का दिकारक सिद्धांत किसने दिया था? ये हमने पिछली वीडियो में बताई दिया। जो बुद्धि का दिकारक सिद्धांत दिया था वो दिया था स्पीयरमैन ने। हाँ, तो किसने दिया था दोस्तों? वो दिया था स्पीयरमैन ने। बुद्धि का दिकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ये स्पीयरमैन ने दिया था। संप्रेषण कम्युनिकेशन का कार्य है। क्या कार्य है? सूचना का आदान प्रदान करता, बिल्कुल हाँ जी। संप्रेषण कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सूचना का आदान प्रदान नहीं होगा। शिक्षा व प्रशिक्षण, हाँ जी, शिक्षा व प्रशिक्षण भी है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन भी है। कम्युनिकेशन, ठीक है। विचार ही तो आदमी के अंदर अभिप्रेरणा लाते हैं। तो उपयुक्त सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त सभी पर हम क्लिक कर देंगे।
अगर हम बात करें कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, जो कक्षा कक्ष में शिक्षण होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो होना चाहिए संवादमूलक। कैसा होना चाहिए दोस्तों? संवादमूलक होना चाहिए, ऑप्शन बी। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। हाँ जी, किशोर किशोरियों के संबंध में जो सबसे सर्वोत्तम समूह है वो चयनित करना है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, तार्किकता, तर्क, अमूर्त चिंतन, बिल्कुल चिंतन, निर्णय शक्ति। उनकी निर्णय शक्ति कैसी है, कैसे वो डिसीजन ले रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। जब आदमी किसी कार्य करता है तो उसकी विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसकी विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभियोग्यता। हाँ जी, क्या कहते हैं? अभियोग्यता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसकी कार्य करने की विशिष्ट क्षमता को अभियोग्यता कहते हैं। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। हाँ जी, अभी तो खैर बीएड और बीटीसी बहुत आसान कर दिए हैं, सीटें भी खाली हो रही हैं, तो रुझान भी कम हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें 2008-9 के आसपास या 2010 के आसपास एंट्रेंस बहुत टफ होता था और बहुत से बच्चे ऐसे थे कि वो मेरिट में एंट्रेंस में सफल नहीं हो पाते थे और इसी कारण वो बेचारे बीएड नहीं कर पाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वैकेंसियाँ निकाली और बहुत से जो बीएड पास थे वो उन भर्तियों में आ गए और उसके बाद धीरे धीरे भर्तियाँ आई और जो छूटे हुए छात्र थे उन्होंने बीएड किया और उन बिना एंट्रेंस के बीएड होने लगा, डायरेक्ट एडमिशन होने लगे बीएड में। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। यह उदाहरण है। ये किस तरह का उदाहरण है? तो यह है युक्तिकरण। हाँ जी, वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो वाली कहानी बताई गई है इसमें। तो क्या है ये युक्तिकरण की एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है वो छात्र। वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी जो ये वीडियो बनाई गई है इसे शेयर करें ताकि हमारे लाइक शेयर कमेंट आएँ, चैनल सब्सक्राइब करते रहें और उससे हमारा जो उत्साहवर्धन बढ़े और हम इसी तरह की जो आपके लिए वीडियो लाते रहें। क्वेश्चन नंबर 39, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत हैं। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आ चुका है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत क्या हैं। दूसरों की आलोचना करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिव्य सपन देखना? कल्पना करना? बिल्कुल नहीं। दिन में कोई सपने नहीं देखना, कोई कल्पना नहीं करना, धरती पर रह के काम करना। जिद्दी प्रवृत्ति? बिल्कुल भी नहीं, जिद्दी प्रवृत्ति तो होनी नहीं चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है 4 सही है। संवेगी नियंत्रण, बार बार संवेगों पे नियंत्रण करने के बारे में इसमें जो है दार्शनिक कहते हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन 4 हमारा सही है। चलो जी आगे चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये सिलेबस में है इसलिए इसमें रखे गए हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर की विशेषता है। तो कंप्यूटर की विशेषता जो है गति है, उसकी स्पीड, संभरण और परिशुद्धता। कैलकुलेशन करना और परिशुद्धता, सभी डाटा को सही तरह से वो कैलकुलेट करके हमें प्राप्त कराता है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है। हाँ जी, कंप्यूटर के द्वारा सह अधिगम होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका जो आंसर होगा विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 40 का हम क्वेश्चन की बात करें 43, निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो वृद्धि और विकास के जो आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। मतलब कि सभी के सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन 4 सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करती है? दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में आपको पता ही है इसमें। तो इसमें है रेडियो। हाँ जी, रेडियो कौन सी है हमारी? श्रव्य सामग्री। टैप रिकॉर्डर ये भी श्रव्य सामग्री है। स्थिर चित्र ये दृश्य है। और टेलीविज़न दृश्य श्रव्य दोनों तरह की सामग्री है। तो इसमें जो कोड है हमारा ABCD ऑप्शन ये, तो सभी की सभी क्या है हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर ये आती हैं। बात करते हैं
मस्तिका दोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैरों की ओर। हाँ जी, जो बालक का एक विकास होता है तो कैसे होता है विकास, वो सिर से पैरों की ओर उसका विकास होता है। ये एक परिभाषा दी गई है। अगर हम बात करें प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है व्यवहारवाद से। किस प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो है व्यवहारवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं और वो पूछा गया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसका नाम बताएं। IBM AIX, हाँ जी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनसेक्स, हाँ जी ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, ये भी। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है हमारा फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मेरे हिसाब से फायरफॉक्स तो गेम है। चलो जी आगे चलते हैं। कंप्यूटर वायरस है हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या है, बैक्टीरिया है या सॉफ्टवेयर है। देखो अगर हम बैक्टीरिया और वायरस की बात करें तो बायोलॉजी के वर्ड्स का यूज़ होता है और उसमें आपको पता भी है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है वो क्या है, तो वो एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है। वो जो सारी की सारी हमारी फाइल, डाटा, इमेज सबको वो ख़राब कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो वायरस होता है वो क्या होता है, पैसिव होता है वो। ठीक है, चलो दोस्तों कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो सभी की सभी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे चलते हैं। लिंगुआ फोन उदाहरण है। हाँ जी, लिंगुआ फोन उदाहरण है दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का, दृश्य से सामग्री का, क्रियात्मक सामग्री का। जो लिंगुआ फ़ोन है तो इसके बारे में आपको फ़ोन तो बता दिया ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये है लिंगुआ फ़ोन का जो मतलब है वो श्रव्य सामग्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों, श्रव्य सामग्री के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है या मिलता जुलता नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, सब आकलन के कौशल को परिमार्जित करना, प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी का परिचालन करना। तो सभी के अंदर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को जोड़ा गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन 2 है जो हमारा सब आकलन के कौशल को परिमार्जित करना। ऑप्शन जो दूसरा है हमारा यही इसमें अलग है, ये अपने आप को अलग दर्शाता है। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। तो निर्देशन एवं अधिगम के बीच जो समानता है वो है दोनों छात्र केंद्रित है। निर्देशन जो है वो छात्र को नज़र दृष्टि में रखकर दिया जाता है, और अधिगम जो है सिखा रहे हैं हम तो छात्र की जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, उसकी रुचि है, उसको देख कर अधिगम दिया जाता है। तो दोनों छात्र केंद्रित होते हैं, चाहे निर्देशन हो चाहे अधिगम हो। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। तो जो समस्या समाधान है उसे बाधित नहीं करता वो है मोर्चाबंदी। हाँ जी, समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, वो है मोर्चाबंदी, उसे बाधित नहीं करती। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाता है। तो बालक की वो उम्र कौन सी है जब बालक अपने उम्र के बच्चों में क्या करता है, या अपने गैंग बनाना शुरू कर देता है वो, ठीक है, ग्रुप में रहना शुरू कर देता है, तो वो है तूफान की आयु। नहीं, ये नहीं है। वो क्वेश्चन ये गलत हो गया था, एक बार टैट में आया था तो उसमें किशोर अवस्था दे रखी थी, लेकिन यह है बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, 8 से 12 साल की जो अवस्था होती थी बाल्यावस्था। ग्रुप में रहना, अपनी क्लास के ग्रुप के जो सदस्य हैं उसमें सक्रिय हो जाता है, मॉनिटर बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसमें बाल्यावस्था। एक पेपर में यूपी टेट के एग्ज़ाम में क्या था, उसमें ऑप्शन किशोर अवस्था दे रखा था और बाल्यावस्था नहीं था, और किशोर अवस्था ही जो है वो सही माना गया था। लेकिन इसमें जो है अब चेंज हो गया, और जो आंसर रहेगा हमारे बाल्यावस्था ही रहेगा, जब वो गैंग बनाना शुरू कर देता है, टोलियाँ बनाना शुरू कर देता है। क्वेश्चन इस तरह का था वो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रियास्पद अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो क्रियास्पद अनुकूलन में पुनर्बलन जो निर्भर करता है वो करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर। क्रिया की जो हम क्रिया कर रहे हैं उसकी क्रिया अनुक्रिया की प्रकृति पर हमारा क्या है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन पुनर्बलन रिफोर्समेंट निर्भर करता है।
निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की अवस्था नहीं है, वो है संवेदी प्रेरक। हाँ जी, प्रेरक कौन सी नहीं है? संवेदी प्रेरक। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो ऐसे शेयर करते रहें, और आपको अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। जो सहयोगशील अधिगम है इसमें अध्यापक की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? तो ये उपयुक्त सभी होती हैं। पर्याप्त संसाधन सामग्री इकट्ठी करना, समूह संरचना निर्धारण करना, बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की। तो सभी के सभी इसमें जो ऑप्शन के बारे में सही बताया गया है, और एक शिक्षक को सभी की सभी को फॉलो करना चाहिए। कक्षा कक्ष संप्रेरण होना चाहिए। कक्षा कक्ष का जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए? तो छात्र केंद्रित, छात्र को रखकर छात्र की भाषा में ही हम क्या कर सकते हैं, जो है कक्षा कक्ष का कम्युनिकेशन बना सकते हैं। जब तक छात्र नहीं समझ पाएगा हमारी लैंग्वेज को, तो हमारा पढ़ाने का कोई खास औचित्य नहीं है, कोई मकसद ही पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। एक बालक है, उसका मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर। हाँ जी, विद्यालय में उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पीछे कोने में तो नहीं बैठा रहता कि पूरा साल हो गया एक कोने में पड़ा रहता है, ये सब चीज़। दूसरा, परिवार पर, उसका जो परिवार है, परिवार का जो माहौल है वो कैसा है, सही से उसे जो किताबें, कॉपियाँ हैं, सामग्रियाँ उपलब्ध हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर है समुदाय पे, उसके आसपास के माहौल कैसा है, उसका मोहल्ले का, जो जिस गांव में रहता है उसका। तो सभी चीज़ों पर क्या है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक तो एक, वो कहते हैं ना कि जो मिट्टी का एक कच्चा घड़ा होता है, और एक शिक्षक या जो उसके परिवार के सदस्य हैं वो उसको जैसा चाहे ऐसा बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है प्रतिरक्षा विवाद का साधन। क्या है? प्रतिरक्षा विवाद का साधन। निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेरण का तत्व नहीं है? तो संप्रेरण का तत्व, दोस्तों ये एक मिनट क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना चाहूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संप्रेरण का तत्व नहीं है? तो संप्रेरण का नियोजन है दोस्तों, बाय मिस्टेक ये। हाँ जी, कौन सा नहीं है? संप्रेरण का नियोजन ही इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। एक अध्यापक है, एक शिक्षक है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो रहा, तो कौन से तत्व उसके विकास में बाधक हैं? तो एक कल्पना शक्ति का अभाव। अध्यापक की कल्पना शक्ति भी होना चाहिए। अध्यापक को भी अपने जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, उन्हें किस तरह पढ़ाना है, किस तरह की कुछ बच्चे हैं। एक कक्षा में अध्यापक जाता है, उसमें अलग अलग विभिन्न क्षमताओं के बच्चे हैं, उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। किसी से 40 तक के पहाड़े याद हैं और किसी को 2 का भी पहाड़ा याद नहीं, उसको कैसे वो कम्युनिकेशन स्किल से या एक्स्ट्रा क्लास दे के उन बच्चों को अपने जो पढ़ाने के तरीके से संतुष्ट कर सकता है। एक अध्यापक को ये देखना चाहिए। तो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधक तत्व है, कल्पना शक्ति का अभाव। तो कल्पना शक्ति भी थोड़ा होनी चाहिए, उसे सोचना चाहिए। चलो जी, कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त अधिगम का लाभ है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ, तो कंप्यूटर से सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है वो है, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। विद्यार्थी जो है अपनी गति के अनुसार सीखता है। चाहे उसे कंप्यूटर कोई सा ले दो, चाहे तुम उसे विंडो 11 वाला कंप्यूटर ले दो 9 जनरेशन, या फिर उसको पुराना कंप्यूटर दे दो, वो सीखेगा अपनी गति के अनुसार। सही तो बात यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, मानव संस्कार अथवा समता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो बुद्धि वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है गेने का। किसका है? मानव संस्कार अथवा समता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है, किसने कहा है? गेने ने कहा है। बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? मतलब सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? MS वर्ड, हाँ जी, फोटोशॉप, हाँ जी, MS, हाँ जी, और एक्सेल, ये सब के सब सॉफ्टवेयर हैं। बाकी स्कैनर हार्डवेयर है तो ये लाइन हटा जाएगी। दूसरी मॉनिटर भी है, हार्डवेयर है तो ये भी हट जाएगी। प्रिंटर भी है, और इसमें
फोटो, इसमें माउस माउस आ गया तो ये भी हट जाएगी, तो पहला ऑप्शन सही है। सॉफ्टवेयर है पहले वाले में सारे के सारे। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। हाँ जी, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास जो होता है वो होता है बहुत तेज़ी से और बहुत अधिक मात्रा में। हाँ जी, बहुत तेज़ी से होता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्या ये रहा, बहुत तेज़ी के साथ होता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है। जब तो इसे तूफान की भी अवस्था कहा जा रहा है किशोर अवस्था को। देखा होगा तूफान जब आता है तो सब कुछ उड़ा ले जाता है, बहुत तेज़ी से आता है और बहुत अधिक मात्रा में आता है। अगर हम बात करते हैं शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। जो बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी, बिल्कुल होगी। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में होगी, बिल्कुल होगी। अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो, चाहे कुछ भी हो, कि अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अध्यापक की आवश्यकता तो हर वक्त होगी, हर जगह होगी। ठीक है, अध्यापक के बिना तो शिक्षा दे ही नहीं सकते। हालांकि ऑनलाइन चल रही तो उसमें भी अध्यापक ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो जी। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है, तो वो होती है किशोर अवस्था। हाँ जी, किशोर अवस्था, तूफान की अवस्था। चलो जी, आगे चलते हैं। अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक है। अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जो जनक हैं वो हैं स्किनर। किसने दिया है? अभिकर्मित अधिगम मॉडल। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से बहुत ही खास क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है ये। अभिकर्मित अधिगम मॉडल के जनक हैं स्किनर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। सब प्रत्यय विकसित होता है, तो जो ये विकसित होता है, ये होता है सब धारणा था लोगों की धारणा से। सब प्रत्यय अपने बारे में जो सोचता है इंसान, अपनी खुद की धारणा होती है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उससे भी उसका माइंड कहीं ना कहीं सेटअप क्रिएट करता है, वो सोचता है अपने बारे में। चलो जी, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्रून के सिद्धांत में नहीं है, तो ब्रून के सिद्धांत में जो नहीं है वो है ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। गोलमेन का नाम जाना जाता है। हाँ जी, सभी जानते हैं गोलमेन को। गोलमेन का नाम जाना जाता है समवैगिक बुद्धि के लिए। जो प्रयोग किए थे गोलमैन ने, किस पे किए थे? हाँ जी, गोलमैन का जो नाम जाना जाता है समवैगिक बुद्धि के लिए, इनका नाम जाना जाता है। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है, तो ब्रूनर के अनुसार अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत नहीं है। जब अनौपचारिक शिक्षा का इतना महत्व ही नहीं है कहना, तो फिर ये अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत भी नहीं है। हम बात करते हैं पियाजे के अनुसार। पियाजे भी बहुत खास है दोस्तों, पियाजे के बारे में आप विस्तार से बुक के अंदर से पढ़ लीजिएगा। पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है, तो पियाजे ने जो अपने नियम दिए हैं उसी में से ही क्वेश्चन है। तो पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पियाजे के अनुसार अगर हम बात करें पियाजे के अनुसार अगर हम बात करें औपचारिक क्रियात्मक अवस्था इसमें क्या होती है? शुरू होती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है कर्मशीलता का अभाव। हाँ जी, कौन सी नहीं है? कर्मशीलता का अभाव। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया? मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में? तो ये जो अध्ययन इस पर दिया गया है वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के लिए जो कहा गया है, ये कहा गया है व्यवहारवाद में। किस में कहा गया है? व्यवहारवाद में। तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन किया गया है। तथ्य जो हैं वो व्यवहार से निकल के बाहर आते हैं। कुसमयोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से, हाँ जी, दुरात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। उपयुक्त सभी, ऑप्शन 76 का फोर्थ, उपयुक्त सभी हैं कुसमायोजित व्यक्ति। बात करते हैं 77। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं कि इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। हाँ जी, जब समस्या आएगी तो चिंतन तो करना पड़ेगा, बिना चिंतन के समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यय
प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है वो अनिर्णय है, बाकी सभी के सभी शामिल है। कौन सा घटक सूचना प्रतिक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? दोस्तों ध्यान रखना, नहीं पूछ रहे हैं वो, तो नहीं में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो वो जो नहीं है वो है जीवन पर्यंत स्मृति। सहप्रत्यलब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया है? तो जो सहप्रत्यय प्रतिमालब्धि प्रतिमान जो प्रतिपादित किया है वो किया है जेरोम ब्रूनर ने। ब्रूनर का नाम ही सुनते हैं हम सहप्रत्यय लब्धि प्रतिमान के बारे में। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसी का भी नहीं है, इनमें से नहीं, किसी ने नहीं कहा। मेरे हिसाब से किसने कहा है? ऑप्शन नहीं है दोस्तों इसमें, तो इनमें से कोई नहीं। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं बनाई? तो जो टाबा ने युक्ति नहीं बनाई वह दत्त अवलोकन की नहीं बनाई, बाकी तीनों इन्होंने बनाई है। हार्डवेयर उपागम का आधार है। हार्डवेयर उपागम जो कार्य करता है इम्प्लाइड इंजीनियरिंग पर करता है। किस पे करता है? इम्प्लाइड इंजीनियरिंग पर। ज्ञान विज्ञान है, विश्वसनीय है तथा इस विज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता? तो वह संरचनावाद जो संप्रदाय है इसे स्वीकार नहीं करता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 85। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है डैनियल गोलमैन को। किसको जाता है? डैनियल गोलमैन को। आगे बात करते हैं किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावात की अवस्था। यह कथन किसका है? ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, स्टेनहल का है ये। कोई भी व्यक्ति 87, क्वेश्चन नंबर 87, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं। उपयुक्त कथन किसका है? अरस्तु का है। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है यह बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्रोध जब आता है तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता अपने आप पर। ये कहते भी हैं कि जो क्रोध होता है वो बुद्धि को नष्ट कर देता है, वो अकल को खा जाता है। ठीक है, तो क्रोध मेरे हिसाब से तो करना नहीं चाहिए। और जो कहा कथन बिल्कुल सही कहा है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है काल्सनिक ने कहा है कि किशोर जो है बड़े बूढ़े जो होते हैं मार्ग में बाधा समझता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कथन किसका है? काल्सनिक का है। किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया? तो ये आपको पता ही है। हाँ जी, स्टेनहॉल हम सुबह से बता ही रहे हैं, शुरू से जब इसकी जब वीडियो बना रहे हैं जब से हम स्टेनहॉल ही बताए हैं। तूफान समस्या सबसे ज़्यादा कार्य इन्होंने किए हैं। और ये कब दिया है? 1904 में दिया है। कब दिया है दोस्तों? किशोरावस्था का जो सिद्धांत दिया था 1904 में दिया था। बुद्धि इन 4 शब्दों से नीत है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन, आलोचना। यह कथन किस मनोविज्ञान या किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह बुद्धि के जनक या बुद्धि पर अधिक काम करने वाले एल्फ्रेड बिने, कभी नहीं भूलेंगे। हाँ जी, वैसे बुद्धि और वैसे बिने। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? किस विधि में उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध करते हैं? तो वो कर रहे हैं हम प्रयोगात्मक विधि में। किस में करते हैं दोस्तों? उद्दीपन भी हो रहा है, क्रिया भी हो रही है, कुछ कर रहे हैं हम, तो वो है प्रयोग, जिसमें प्रयोग करेंगे प्रयोगात्मक विधि में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए एक जो विभाग खोला है उसका नाम है मनोविज्ञान विभाग। बहुत आसान सा है। कौन सा विभाग है? मनोविज्ञान विभाग। निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण अव्यूह है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण अव्यूह है प्रभुत्ववादी शिक्षण अव्यूह। कौन सा है दोस्तों? प्रभुत्ववादी शिक्षण अव्यूह। अब बात करते हैं 94। व्याख्यान के दौरान संप्रेरण होना
व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण देते हुए तत्कालीन व्याख्या प्रस्तुत करता है। और मेरे हिसाब से जो एक अच्छा अध्यापक होता है उससे कम्युनिकेशन के द्वारा या फिर उदाहरण तो प्रस्तुत करने जरूरी ही होने चाहिए। शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछते हैं। हाँ जी, शिक्षण में उत्तम प्रणाली है, बिल्कुल बिल्कुल बात सही कही गई है। अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछते हैं तो वही एक उत्तम शिक्षण प्रणाली है। ये नहीं कि अध्यापक आते हैं क्लास में 40 मिनट पढ़ाते हैं और अपना निकल के चले जाते हैं, वो प्रश्न नहीं पूछते। छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है। चलो, तभी उन्हें स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। विकास एवं वृद्धि है। हाँ जी, विकास और वृद्धि क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आता है, ये बार बार पूछा जाता है कि एक दूसरे के पूरक हैं, उसमें ऑप्शन दे के रखते हैं विकास एवं वृद्धि। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोर अवस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन है वैलेंटाइन का। हाँ जी, किसका है दोस्तों? ये जो कथन दिया गया है ये वैलेंटाइन के द्वारा कथन दिया गया है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। आगे बात करते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन है। तो सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा है दोस्तों? क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा है, उन्होंने इसके बारे में कहा है। गेस्टलवाद के जन्मदाता कौन है? गेस्टलवाद के जन्मदाता हैं बर्दाइमर। कौन है दोस्तों? बर्दाइमर। आगे हैं हमारा जो 100वां क्वेश्चन है, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो क्या है? पावलोव ने। पावलोव ने कुत्ते पे जो है अपना प्रयोग किया था। हमने आपको बताया भी दिया था कि पावलोव रूसी वैज्ञानिक वो दार्शनिक थे। तो पावलोव के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है आपको। हम क्वेश्चन 101 पूरा कर रहे हैं क्योंकि ये फिर पीडीएफ चेंज हो जाएगी। मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन है मैकडूगल का। किसका है दोस्तों? मैकडूगल का। हम तो ये दोस्तों हमारे जो 101 क्वेश्चन है ये संपूर्ण हो गए हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर करें। आगे हम जो इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे उसमें भी हमारे 100 क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में कहीं पे प्रश्न में उत्तर में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो।